तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने हाल ही में एक फैसले में कहा था कि वह संपत्ति जो किसी व्यक्ति ने खुद की कमाई से अर्जित की है, यानी कि अपनी खुद की कमाई से खरीदी है या फिर वो खुद बनवाई है, तो उस संपत्ति के ऊपर उस व्यक्ति के बेटे या बेटी का कानूनी रूप से कोई भी अधिकार नहीं होने वाला। जब तक वह व्यक्ति यानी कि संपत्ति का मालिक जब तक वह जीवित है, तब तक उस संपत्ति के विषय में विचार करने का अधिकार केवल उस व्यक्ति का ही होता है। वह अपनी मर्जी से संपत्ति को बेच भी सकता है तथा किसी अन्य व्यक्ति को दान भी कर सकता है। केवल इतना ही नहीं, वह किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर उस संपत्ति का प्रयोग करने के लिए भी दे सकता है। दोस्तों, उस व्यक्ति का बेटा या बेटी या कोई अन्य व्यक्ति उसे ऐसा करने में रोक भी नहीं सकता। संपत्ति के मालिक के बेटा या बेटी केवल अपने पिता की दया पर उस संपत्ति का प्रयोग कर सकते हैं या फिर उसमें रह सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर पिता का इतना भी हक होता है कि वह अपनी मर्जी से अपने बेटे या बेटी को घर से जाने के लिए भी कह सकते हैं। संपत्ति के मालिक के अलावा चाहे कोई भी हो, मालिक के जीवित रहने तक उस संपत्ति पर अपने अधिकार का वह दावा कर ही नहीं सकता। दोस्तों, अब आप एक चीज पर और ध्यान दें कि किसी व्यक्ति की वह संपत्ति जो उसे अपने पूर्वजों से प्राप्त होती है, उस पैतृक संपत्ति पर उस व्यक्ति के बेटे या बेटी का भी पूर्ण अधिकार होता है। लेकिन वे लोग भी अपने पिता की मृत्यु के बाद ही अपने पिता की पैतृक संपत्ति में अपने अधिकार का दावा कर सकते हैं। पिता की मृत्यु होने से पहले उस संपत्ति पर केवल पिता का ही मालिकाना अधिकार हो जाता है। वह अपनी मर्जी से अपनी पैतृक संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को बेच भी सकता है या किसी के नाम पर वसीयत भी कर सकता है। यदि वह पिता अपनी संपत्ति किसी के नाम नहीं करते और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इस स्थिति में मृत्यु होने से पहले उन्होंने किसी के नाम पर अपनी संपत्ति या वसीयत भी नहीं की, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के वैध उत्तराधिकारियों के बीच पैतृक संपत्ति का बंटवारा किया जाता है। इसमें चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को ही संपत्ति में हिस्सेदारी का समान अधिकार होता है। दोस्तों, अब आपको यहाँ पर एक चीज और ध्यान देनी होगी कि चाहे कोई भी पैतृक संपत्ति हो, अगर उसका बंटवारा हो जाता है तो उसके बाद वो पैतृक संपत्ति नहीं कहलाई जाती, बल्कि वो पिता की खुद की कमाई हुई संपत्तियों में गिनी जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं कि बेटा या बेटी अपने पिता की संपत्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, संपत्ति का मालिक यानी एक पिता अपने बेटे या बेटी को वह संपत्ति कई प्रकार से दे सकता है। वह दान करके अपनी संपत्ति को अपने बच्चों को दे सकता है। इसके अतिरिक्त एक पिता वसीयत करके भी अपनी संपत्ति अपने बेटे या बेटी को दे सकता है। किसी भी पैतृक संपत्ति के बंटवारे की बात उस संपत्ति के मालिक की मृत्यु के बाद ही की जा सकती है, क्योंकि पैतृक संपत्ति के मालिक की मृत्यु के बाद ही उस संपत्ति के नए मालिक बनाने की जरूरत सामने आती है। दोस्तों, एक पैतृक संपत्ति के नए मालिक बनाने के लिए कई तरीके होते हैं, जैसे कि संपत्ति के वर्तमान मालिक जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसकी वसीयत के आधार पर नए मालिक का चुनाव किया जाए। अगर पिता द्वारा कोई वसीयत ही नहीं बनाई गई, तो उसके पुत्र, पुत्री या उसके उत्तराधिकारियों के नाम पर वह पैतृक संपत्ति बराबर बराबर बांट दी जाती है। पैतृक संपत्ति को अपने नाम पर हस्तांतरित करवाने के लिए एक व्यक्ति को उस संपत्ति के क्षेत्राधिकार वाले दीवानी न्यायालय में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दर्ज करना पड़ता है। यदि एक व्यक्ति उस पैतृक संपत्ति को अपने नाम पर हस्तांतरित करने पर सभी शर्तों को पूरा करता है, तो केवल ऐसी स्थिति में ही वह उस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है। दोस्तों, न्यायालय द्वारा उन सभी लोगों से उस संपत्ति को हस्तांतरित करने के लिए किसी प्रकार की आपत्ति न होने के लिए भी पूछा जाता है, जो किसी भी प्रकार से उस संपत्ति से जुड़े हुए हैं या उनका उस संपत्ति में बराबर का हिस्सा या फिर उत्तराधिकार है। यदि दोस्तों उनमें से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो जाती है, तो न्यायालय संपत्ति के जो डॉक्यूमेंट्स है या फिर जो उसका आवेदन है उसे कैंसिल कर सकता है। जब किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं होती, तो न्यायालय उस स्थिति में उस व्यक्ति को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करा देता है, जिससे कि वह संपत्ति उसने मालिक के नाम हस्तांतरित हो जाती है। दोस्तों, यदि संपत्ति के वर्तमान मालिक की मृत्यु हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में आवेदन करने के लिए मृतक मालिक के मृत्यु प्रमाण पत्र का होना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है।
आवेदन करने के लिए आपको आवेदन के लिए दिए जाने वाले उचित शुल्क का भी भुगतान यहाँ पर करना होता है। दोस्तों, जब अगला क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है कि उत्तराधिकार लेने वाली बेटी अगर विवाहित हो तो इस स्थिति में क्या होता है। दोस्तों, विवाहित वाली बात केवल बेटी के मामले में ही सामने आती है, क्योंकि शादी होने के बाद एक बेटी ही अपने पिता का घर छोड़कर अपने पति के घर चली जाती है और वहां पर भी उसे अपने पति की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त होता है, चाहे वह पैतृक संपत्ति हो या सर्जित संपत्ति। किंतु बेटों के मामले में ऐसा नहीं होता, क्योंकि शादी होने के बाद बेटे अपने पिता के घर पर ही रहते हैं और वह केवल अपने पिता की पैतृक संपत्ति में अपने अधिकार का दावा ही कर सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर आपको बेहद एक जरूरी चीज समझनी होगी कि 2005 से पहले हिंदू सक्सेशन एक्ट में बेटियां सिर्फ हिंदू अविभाजित परिवार यानी कि यहाँ पर हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात कर रहे हैं, उनकी सदस्य मानी जाती थी। वे हमवारिस या समान उत्तराधिकारी की श्रेणी में आती ही नहीं थी। हमवारिस या समान उत्तराधिकारी से तात्पर्य दोस्तों उन लोगों से है मेरा जिनका अपने से पहले की 4 पीढ़ियों पर भी अविभाजित संपत्तियों पर अधिकार होता है। हालांकि बेटी का विवाह हो जाने के बाद उसे हिंदू अविभाजित परिवार का हिस्सा नहीं माना जाता। दोस्तों, वर्ष 2005 के हिंदू सक्सेशन एक्ट में संशोधन होने के बाद बेटी को हमवारिस यानी कि समान उत्तराधिकारी माने जाना लगा। अब बेटी के विवाह से पिता की संपत्ति पर उसके अधिकार में कोई भी फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, यानी विवाह होने के बाद भी बेटी का पिता की संपत्ति पर बराबर का अधिकार होता है। लेकिन बेटी के इस अधिकार के लिए उसके पिता 9 सितंबर 2005 को जीवित होने बिल्कुल चाहिए। यदि पिता की मृत्यु इन दिनों से पहले हो चुकी है तो बेटी की शादी के बाद अपने पिता की पैतृक संपत्ति पर कोई भी अधिकार नहीं होगा, क्योंकि यह नया कानून इस दिन ही लागू हुआ था। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात यह है कि विवाहित बेटियों के लिए उनका संपत्ति में हिस्सा होने का पूरा तात्पर्य 9 सितंबर 2005 की तारीख पर निर्भर करता है। दोस्तों, अब यहाँ पर बात आती है कि आखिरकार मैं यहाँ पर आपकी किसी भी पिता की संपत्ति में अपना अधिकार पाने में कैसे मदद कर सकता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको जाननी होगी कि मैं एक एडवोकेट हूँ, यानी कि केवल एक वकील ही वो यंत्र होता है जिसके माध्यम से पैतृक संपत्ति को अपने नाम पे कराने जैसा कोई भी छोटा या बड़ा कानूनी कार्य बड़ी सरलता से किया जा सकता है, क्योंकि पैतृक संपत्ति में एक से अधिक हिस्सेदार भी हो सकते हैं और उनमें संपत्ति के बंटवारे को लेकर कई तरह से वाद भी हो सकता है। ऐसे में एक वकील ही उचित कानूनी तरीके से सभी उत्तराधिकारियों को उनके हिस्से से हिसाब में संपत्ति का बंटवारा करवा सकता है तथा दोस्तों एक वकील ही कम समय में और कम खर्चे में पैतृक संपत्ति का पंजीकरण उचित रूप से करवा सकता है। लेकिन इसके लिए यह ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आप जिस वकील को अपनी पैतृक संपत्ति बंटवारा कराने के लिए नियुक्त करते हैं उसे इस कानून से जुड़ी सारी जानकारी जरूर हो। धन्यवाद दोस्तों।